हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। चलिए आज हम करने वाले हैं ऑडिट का लेक्चर। कल या परसों को मैं डालूंगी ओबी का भी लेक्चर, बट पहले करते हैं ऑडिटिंग, जिसके नोट्स हैं हमारे पास रेडी। हमने करना था स्टार्ट कंपनी ऑडिट, सो दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज बी कंसंट्रेटेड। अच्छे से लेक्चर को अटेंड करना एंड पढ़ते रहना। चलो ये नोट्स मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। जो लोग मुझे लेटेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट जो भी नोट्स में जो भी मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, जिस भी नोट्स के थ्रू मैं लेक्चर कंडक्ट कर रही हूँ, वो नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। चलो अभी मैं कुछ आपको स्टार्ट करा रही हूँ। कल हमने किया था ऑडिट का बेसिक मीनिंग, आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा वो चीज। जिसने वो लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो प्लीज लास्ट वाला लेक्चर देखिए एंड देखिए कि क्या है ऑडिटिंग। चलो आज हम करने वाले हैं स्टार्ट कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट का मतलब क्या? अगर एक कंपनी का ऑडिट करना है तो वो कैसे कैसे होगा। चलिए अब मुझे बिल्कुल हटके, ऑडिटिंग से हटके एक बात बताओ। अगर आपको किसी कंपनी में जॉब अप्लाई करनी है, आपको कहीं भी जॉब अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले आप क्या देखते हो कि क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, राइट? यही चेक करते हो ना कि आपको कहीं जाके जॉब करनी है। एक बात बताओ, आप इंजीनियर हो, जॉब निकली हुई है फाइनेंस मैनेजर की, क्या आप जाके उसका इंटरव्यू देने जाओगे? नहीं, यू हैव टू फर्स्ट चेक कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। इन द सेम वे किसी कंपनी का ऑडिट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि क्या वो पर्सन जो ऑडिट करना चाह रहा है, क्या वो एलिजिबल है या नहीं है। सेकंड सेकंड हम क्या देखेंगे, क्या उसके पास वो क्वालिफिकेशन है जो कंपनी ऑडिट के लिए रिक्वायर्ड है। अब एक बात बताओ, मान लो आप इंजीनियर तो हो, आप मान लो सॉरी, आप चलो हम ये मानते हैं फाइनेंस मैनेजर आप बनना चाह रहे हो, उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है सीए जो क्वालिफाइड लोग हैं, बट आप तो इंटर करके सीए का हाफ इंटरमीडिएट करके ही कह रहे हो जी मुझे तो बनना है फाइनेंस मैनेजर। आप चेक करोगे ना आप एलिजिबल हो, क्वालिफाइड हो या नहीं हो। थर्ड इज आता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो एक पर्सन को ऑडिटर बनने से डिस्क्वालीफाई कर देती हैं। ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो अगर होंगी तो एक पर्सन ऑडिटर बनने से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। लिंक इट विद नॉर्मल लाइफ। आपको कहीं भी कुछ काम करना है, यू फर्स्ट चेक द क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी एंड डिस्क्वालिफिकेशन। चलो एक एक लाइन में आपको पढ़ के जैसे हम पहले करते हैं, आई विल डिस्क्राइब इट टू यू। साथ साथ जो भी मुझे आपको समझाना होगा प्रैक्टिकल थोड़ा एग्जाम्पल लिंक करके वो मैं आपको समझा दूंगी। चलिए देखो अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी लगता है स्टूडेंट्स को, बट डू नॉट वरी, हम अच्छे से करने वाले हैं। चलो देखो, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर। वो कह रहा है जो हम क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी पढ़ने वाले हैं वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 141 में डिस्क्राइब्ड है। सिंपल सी बात है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 141 हमें बताता है कि एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होंगी। ठीक है, द मेन प्रोविजन आर स्टेटेड हेयर बिलो। वो कह रहा है जो जो मेन प्रोविजन है वो हम नीचे बता रहे हैं। अब ध्यान से, अ पर्सन शेल बी एलिजिबल, कौन एलिजिबल होगा? शेल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ कंपनी। ध्यान रखना, जो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, हम कंपनी ऑडिटर की बात कर रहे हैं, हम किसी फर्म के ऑडिटर की बात नहीं कर रहे हैं। कितने ऑडिटर होते हैं? डिफेंस ऑडिटर होता है, रेवेन्यू ऑडिट, कितने सारे ऑडिट होते हैं, इंटरनल ऑडिट होता है, बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कंपनी ऑडिटर की बात हो रही है। अ पर्सन शेल बी एलिजिबल, एक पर्सन तभी एलिजिबल होगा, वो एक पर्सन कंपनी में तभी ऑडिट कर पाएगा ओनली इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो क्या हो? वो सीए हो, तभी वो कंपनी में ऑडिटर, एज एन ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल है। यू गेटिंग माय पॉइंट ना? ओके, रिपीट करो मेरे साथ फिर से। एक पर्सन, अ पर्सन इज एलिजिबल
फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर किसका? ऑफ द कंपनी, ओनली इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तभी वो किसी कंपनी में ऑडिटिंग पोजीशन के लिए, एज एन ऑडिटर के लिए एलिजिबल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर देखो, इट मे बी नोटेड दैट अ फर्म, एक ऐसी फर्म जहां पे मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट। कोई एक फर्म है, मान लो कोई एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, वहां पे जो मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर है ना, वो क्या होना चाहिए? क्वालिफाइड होने चाहिए एज एन ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए, एज एन ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए। देखो फिर से, इट मे बी नोटेड दैट, हम ये नोट कर सकते हैं दैट अ फर्म, एक ऐसी फर्म, फर्म क्या होती है? पार्टनरशिप फर्म, वेयर मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, इंडिया में उनका प्रैक्टिस करना जरूरी है। मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर। अब समझो, बढ़िया सा एग्जांपल लेके, मान लो एक फर्म है जिसमें 2 इंजीनियर हैं, एक है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, एक है कोई भी कॉम होगा, मान लो कोई। चलो अब ये बात बताओ, क्या अब कितने पार्टनर हैं? 4। क्या उसमें से मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर ऐसे हैं जो कि अपॉइंटमेंट है, जिनका अपॉइंटमेंट हम एज एन ऊपर वाले हिसाब से कर सकते हैं? क्या है मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर? नहीं, तो ये फर्म एलिजिबल नहीं होगी। एक फर्म तभी एलिजिबल होगी जब उसके मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर, कौन से पार्टनर? मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर, वो भी वो मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर जो कि इंडिया में प्रैक्टिसिंग है। मान लो 2 पार्टनर्स ऐसे हैं जो आउटसाइड इंडिया प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो वो चाहिए जो इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आर क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज अफोरसेड, ऊपर के टाइम पे, तो वो फर्म भी ऑडिटर के लिए एलिजिबल हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया हमने क्या पढ़ा अब तक। कोई भी पर्सन कंपनी के ऑडिटर बनने के लिए तभी एलिजिबल है अगर वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब फर्म कब हो सकती है? एक फर्म तभी हो सकती है जब, एक फर्म तभी हो सकती है जब उसकी मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हो एंड एलिजिबल हो किसके रिगार्डिंग? जो ऊपर वाला पॉइंट पड़ा है, सीए हो। ज्यादा तो इंजीनियर भरे पड़े हैं, तो ये फर्म ऑल्सो इन एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। चलो चलो चलिए सेकेंड पॉइंट पे। आई होप आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलो, वेयर अ फर्म, फर्म इंक्लूडिंग LLP इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। देखो मान लो एक फर्म है, ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म है, आपने देखा होगा ना पार्टनरशिप फर्म LLP भी होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप जो लिमिटेड लायबल है, जिसके अंदर कंपनी का फीचर भी आ गया, फर्म का फीचर भी आ गया। LLP का मतलब क्या होता है? ऐसी एक पार्टनरशिप फर्म जिसके अंदर एक कंपनी का फीचर भी आ गया, कंपनी का फीचर मतलब लायबिलिटी लिमिटेड होती है, फर्म का फीचर भी आ गया कि वो फर्म है। वेयर अ फर्म, अगर कोई ऐसी फर्म, अगर कोई फर्म मतलब वेयर अ फर्म, कोई भी फर्म इंक्लूडिंग LLP, फर्म इंक्लूडिंग LLP इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। हो सकता है ना उसने वो मेजोरिटी वाली कंडीशन पूरी कर दी हो, जब उसने मेजोरिटी वाली कंडीशन पूरी कर दी है, देन अगर वो किसी कंपनी के लिए ऑडिटर अपॉइंट हुई है, तो ओनली द पार्टनर हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमने क्या कहा था? मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर सीएस होने चाहिए। अब उसमें एक आधा मान लो इंजीनियर भी बैठा हुआ है, तो क्या इंजीनियर साइन कर पाएगा? नहीं, वो क्या कह रहा है? ओनली दोज पार्टनर्स हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सीए हैं वही ऑथोराइज होंगे टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, वो ही फर्म के बिहाफ पे एक्ट करेंगे एंड वही लोग फर्म के बिहाफ पे साइन भी करेंगे। सिंपल सी बात बोली, अगर कोई फर्म एलिजिबल हो जाती है किसी कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए, ओके, बट लेकिन जो उसमें सीए बंदे हैं, जो सीए पीपल हैं,
वही फर्म को रिप्रेजेंट करेंगे, वही ऑथोराइज्ड है टू साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अब आता है डिस्क्वालिफिकेशन का पॉइंट। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो डिस्क्वालिफाइड हैं? क्या है? डिस्क्वालिफाइड है, मतलब कौन कौन से पीपल हैं जो बनना तो चाह रहे हैं ऑडिटर, बट वो बन नहीं पा रहे हैं ऑडिटर। चलो, अंडर सब सेक्शन 3 हमने 141 1 पढ़ लिया, हमने 141 2 पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे 141 3। प्लीज लर्न दिस सेक्शन 141 3 ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर। चलो, वो क्या कह रहा है? फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल। मैं आपको बेयर एक्ट से करा रही हूँ सो दैट आप लोगों का जो लो पढ़ने का पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रॉन्ग हो जाए, लो और अच्छे से पढ़ना आ जाए आपको। चलो, the following person shall not be eligible for the appointment as an auditor of the company। ऐसे कौन कौन से persons हैं जो कि as an auditor of the company के लिए एलिजिबल नहीं है? सबसे बड़ी बात, अ बॉडी कॉर्पोरेट, एक कंपनी कभी भी दूसरी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकती है अदर देन एलएलपी। व्हाई इट इज सेइंग फॉर अदर देन एलएलपी? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं एलएलपी तो हो सकती है, तो बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी। अब रीजन क्या है इसके पीछे? एक बॉडी कॉर्पोरेट क्यों नहीं ऑडिटर बन सकती? एक बात बताओ, कंपनी अलग होती है और उसके शेयर होल्डर्स अलग, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ये तो आपको पता होगा। जब कंपनी अपॉइंट होगी, चेक करने में शेयर होल्डर ने कुछ गड़बड़ कर दी, जब जब क्या कहते हैं अकाउंटेबिलिटी की बात आएगी तो ये तो भाग जाएंगे। कंपनी ने साइन किया, हमने साइन नहीं करे, तो लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील हर केस में इजी नहीं है। तो इन्होंने क्यों किया? कंपनी को किया ही नहीं अलाउ, सो दैट जो पर्सन एक्चुअल में काम कर रहे हैं उनको पकड़ा जा सके उनके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। क्या बोला? कि कंपनी, कोई भी कंपनी किसी और कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। कोई भी कंपनी किसी और कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। कोई भी कंपनी किसी और कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। वाई सो? क्योंकि दो बोथ आर सेपरेट पर्सन। शेयर होल्डर अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है। कंपनी अपने बिहाफ पे एक्ट करती है, अगर शेयर होल्डर ने कुछ गड़बड़ कर दी, फ्रॉड कर दिया, तो उनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। वो कहेंगे जी कंपनी अलग है, कंपनी के बिहाफ पे साइन हुए, हमारे बिहाफ पे साइन नहीं हुए। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? इसलिए क्या किया? कंपनी को हटा ही दिया कि आप ऑडिटर नहीं बन सकते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, जो एक्सेप्शंस होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एग्जामिनर ट्रिकी रखना चाहेगा तो वो हमेशा एक्सेप्शन से पेपर उठाएगा, ठीक है? क्योंकि एक्सेप्शन जनरली बंदे भूल जाते हैं बच्चे। तो क्या करना है हमने? एक बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, मतलब एलएलपी एलिजिबल है। उसके बाद देखो, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अगर एक बात बताओ, मैं अगर कंपनी में, किसी कंपनी में मैं ऑलरेडी एम्प्लॉय हूं या उस कंपनी की एमडी हूं, क्या मैं ऑडिटर बन पाऊंगी? मैं क्या करूंगी? जो मुझे, क्योंकि अगर मैं वही बंदा, जान पहचान का ही पर्सन अगर ऑडिटर बन जाता है, देन व्हाट वुड हैपन? कि प्रेशराइज किया जाएगा, जो हमने किया तुम्हें उसके अकॉर्डिंग ही साइन करने हैं, अदरवाइज तुम्हें निकाल दिया जाएगा जॉब से। अदरवाइज, है ना, हो सकता है ये खुद ही फ्रॉड में इन्वॉल्व हो। तो क्या होगा? अगर कोई पर्सन कंपनी का ऑफिसर है या एम्प्लॉय है, तो he is not eligible for the, he or she may not be eligible for the, is not, must not, we cannot say may not, ठीक है? वो पर्सन एलिजिबल नहीं है कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए। चीजों का रीजन याद रखोगे तो याद रह जाएगा। ऑफिसर एम्प्लॉय क्यों नहीं बन सकता भाई? वो तो उसके अंदर काम कर रहा है, वो खुद अपने ही काम का सही से चेकिंग करेगा क्या? नहीं। अपनी गलतियां वो पकड़ पाएगा? नहीं। क्या उसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा हाई प्रोफाइल लोगों का, जो हमने किया वही चेक करो? तो गवर्नमेंट ने क्या किया? हटा दो इन पर्सन को जो फ्रॉड कर सकते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा पर्सन जो एक कंपनी में ऑफिसर है या फिर एम्प्लॉय है, वो ऑडिटर नहीं बन सकता है। उसके बाद अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु इज द पार्टनर और इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कंपनी। मान लो
कंपनी का ऑफिसर और एम्प्लॉय तो सीधे सीधे हमने मना कर दिए कि ये तो कभी भी ऑडिटर बन ही नहीं सकते। हमने कंपनी का क्या किया, कंपनी के जो एम्प्लॉइज और ऑफिसर है उनको तो साफ साफ बोल दिया जी आप तो नहीं कर सकते क्योंकि आप तो सही करने नहीं वाले हो, इतना हमें भरोसा है। अब एक बात बताओ, मान लो एक कंपनी है, उसका एक ऑफिसर है ए, उसका एम्प्लॉय है बी। जो ऑफिसर है ए, मान लो एमडी है, दोनों में से कुछ भी ले लो, ऑफिसर या एम्प्लॉय मान लो कोई भी, ठीक है। अब ये किसी और पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी है, इनकी एक अलग से पार्टनरशिप फर्म है। अब पार्टनरशिप फर्म में ऑब्वियस सी बात है वहां इसके पार्टनर होंगे। मान लो इसका वहां पे एक पार्टनर है पी क्यू एंड आर, ये पार्टनर है इसके, ये इसके एम्प्लॉय है। अब एक बात बताओ, अगर पी को इस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट किया जाए तो क्या वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अपने पार्टनर का प्रेशर होगा। तो क्या बोला, एक ऐसा पर्सन, पी की बात हो रही है, एक ऐसा पर्सन जो कि या तो पार्टनर है या फिर आर जो कि एम्प्लॉय है इसका, किसका, ऑफिसर और एम्प्लॉय का, वो कभी भी अपॉइंट नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। वो कह रहे हैं कि जो पर्सन इंडिपेंडेंसी मेंटेन नहीं कर पाएगा उसको हम ऑडिटर रखना ही नहीं चाहते। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? मैं फिर से बताती हूँ, देखो, किसी भी कंपनी का एक ऑफिसर या एम्प्लॉय, उसको तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया। वाई सो? बिकॉज ही विल नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली। अपनी कंपनी का ढंग से काम वो कैसे चेक करेगा? सेकंड, अब ये जो पर्सन थे, इनका कोई पार्टनर है या फिर इनका कोई एम्प्लॉय है, उनको हम अपॉइंट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, तो इनका प्रेशर रहेगा ना, यार देख लियो थोड़ा सा, प्लीज एडजस्ट, थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है, एडजस्ट कर लेना। तो इसके ऊपर प्रेशर होगा ना अपने पार्टनर का या अपने बॉस का। अगर ये पार्टनर है या फिर वो एम्प्लॉयमेंट में है, किसका, ऑफिसर या एम्प्लॉय का, जो दो लोग हमने ऊपर छोड़े उनका पार्टनर भी अलाउड नहीं है, उनका एम्प्लॉय भी अलाउड नहीं है। वाई सो? बिकॉज हम चाहते हैं जो ऑडिटिंग का काम है वो इंडिपेंडेंटली हो सके। चलो उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन, या तो वो खुद या फिर उसके रिलेटिव या फिर उसके पार्टनर। अ पर्सन हु हिमसेल्फ, वो खुद, या फिर हिज रिलेटिव या फिर हिज और हर पार्टनर। अगर इन तीनों में से कोई भी होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, मान लो एक कंपनी है, अगर कोई पर्सन, अगर एक बात बताओ, मैंने अगर किसी कंपनी में शेयर खरीदे हुए हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट खरीदा हुआ है, तो क्या मैं वहां जाके अपने अकॉर्डिंग सेट नहीं करूंगी? कुछ तो मैं गड़बड़ कर सकती हूँ ना, मेरा कुछ लेना देना तो है, कहीं ना कहीं तरीके से मेरा इंटरेस्ट है ना उस कंपनी में। तो इन्होंने क्या बोल दिया, अगर कोई पर्सन खुद, अगर मेरे मान लो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो खुद या फिर उसके रिलेटिव या फिर उसका पार्टनर, अगर वो इन तीनों में से कोई भी, इन्होंने क्या किया हुआ है, कंपनी में, कंपनी की सब्सिडरी में या फिर होल्डिंग में या फिर एसोसिएट में या फिर सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग, इसकी जो सिस्टर कंसर्न होगी, हमारी जो सब्सिडरी है उसकी एक और होल्डिंग है हमारी तरह, तो दोनों दोनों सिस्टर्स होगी ना, तो सिस्टर कंसर्न की बात कर रहा है। अगर वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट होल्ड करता है तो वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता। मान लो एक है सीएए, सीएए ने अगर होल्ड किया है इन सब कंपनी में कुछ इंटरेस्ट, नहीं अलाउड। सीएए के रिलेटिव ने किया है, नहीं अलाउड। सीएए के किसी पार्टनर ने इनमें किया है, नहीं अलाउड। इट मे बी नोटेड दैट, इसको कट करो, इट मे बी नोटेड दैट रिलेटिव, उसके बाद क्या कहा, रिलेटिव को कहां कहां तक जाके पकड़ोगे, वो कह रहा है रिलेटिव को अलाउड है। रिलेटिव ने अगर अप टू 1 लाख तक होल्ड किया है तो चलेगा। रिलेटिव ने अगर अप टू 1 लाख तक होल्ड किया तो चलेगा। अप टू 1 लाख क्या, मान लो शेयर्स खरीदे थे मैंने, उसकी फेस वैल्यू थी 1 लाख, मार्केट वैल्यू चल रही है 6 लाख। वो कह रहा है हम तो फेस वैल्यू देखेंगे, मार्केट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर वो फेस वैल्यू 1 लाख से एक्सीड नहीं कर सकती, मान लो एक है सीएए, उसके किसी रिलेटिव ने, उसकी मदर ने, उसकी किसी सिस्टर ने मान लो क्या किया हुआ है, इस कंपनी में जिसमें मैंने ऑडिटर बनना है वहां पे 90,000 फेस वैल्यू का, 90,000 फेस वैल्यू के शेयर्स खरीदे हुए हैं। इट्स ओके, 1 लाख तक तो हमें अलाउड है, लेकिन ध्यान रखना 1 लाख अबाउट द फेस वैल्यू की बात हो रही है,
मार्केट वैल्यू उसकी चाहे करोड़ों में चल रही हो। चलिए ठीक है, स्टूडेंट्स में ऑल्सो नोट दैट अगर वो कह रहे हैं मान लो इन केस वो वैल्यू बढ़ गई, उसने पहले तो 1 लाख तक किया था, मैं ऑडिटर बन गई, उसके बाद क्या किया, वो वैल्यू बढ़ गई, तो वो क्या करेगा, 60 डेज के अंदर अंदर ऑडिटर क्या करेगा, लिमिट कर देगा, 60 डेज के अंदर अंदर उसको एक्शन करना पड़ेगा। मान लो जब उसने ऑडिटर वो बना, तब तो वो क्या था, वो तब तो वो अप टू 90,000 फेस वैल्यू थी, बाद में उसने और खरीदी, रिश्तेदार आपको बता के थोड़ा खरीदेंगे, ठीक है, उन्होंने खरीद लिए, तो 60 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, उसको होल्डिंग को लिमिट करना पड़ेगा, करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा 60 डेज के अंदर अंदर। 60 डेज कब से, 60 डेज जब से आपने उस इंटरेस्ट को एक्वायर किया है, 60 डेज कब से, जब से आपने उस इंटरेस्ट को एक्वायर किया है। उसके बाद अगर कोई पर्सन इनडेप्टेड, कौन सा पर्सन, खुद, रिलेटिव या फिर पार्टनर, वो इनडेप्टेड है, जो मैं ये पॉइंट पढ़ा रही हूँ 3 पॉइंट्स हैं, वो खुद के लिए भी है, रिलेटिव के लिए भी है, पार्टनर के लिए भी है। अगर इनडेप्टेड है टू द कंपनी, कंपनी का उसने कुछ पैसा देना है, सब्सिडरी का देना है, होल्डिंग का देना है, एसोसिएट का, जो बंडल हमने बनाया उन सबका पैसा देना है, और वो 5 लाख से एक्सीड कर रहा है, और वो इन एक्सेस ऑफ ₹5 lakhs है, देन ऑल्सो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द ऑडिटर। चलो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वही तीनों पर्सन ने, अगर तीनों पर्सन में से किसी ने भी हैज गिवन द गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेप्ट, मान लो पहले तो क्या बोल दिया सेकंड पॉइंट में, अगर इन तीनों में से किसी ने भी देना है कंपनी का, इनडेप्टेड है टू द कंपनी, इनडेप्टेड है टू द कंपनी, तो वो सीधा सीधा डिस्क्वालीफाई होगा। लेकिन अगर उसने क्या किया, इनडेप्टेड तो था कोई और पर्सन, कंपनी को इनडेप्टेड तो था कोई और पर्सन, लेकिन इन तीनों में से किसी ना किसी ने गारंटी दे रखी है। मान लो सीए को पता था अगर मैंने लिया, मेरे रिलेटिव ने कुछ उधार लिया, या फिर मेरे पार्टनर ने लिया, तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, तो मैं क्या करता हूं, अपने पड़ोसी को बोलता हूं कि चलो लेना तो मैंने है, तुम ले लो, लेकिन मैं उसकी 100% गारंटी देने को तैयार हूं। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट कह रही है हमें पागल मत समझो। अगर कोई ऐसा पर्सन जो ऊपर 3 में कवर है, उसने क्या किया, गारंटी दे दी उस इंडेप्टेडनेस की जो कि किसी थर्ड पार्टी ने लिया था। देखो अगर उस पर्सन ने खुद लिया, उसके रिलेटिव ने लिया, या फिर पार्टनर ने लिया, तो साथ साथ हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया कि तुम तो बन ही नहीं सकते ऑडिटर। बट यहाँ पे क्या करा, मास्टर प्लानिंग की गई, प्लानिंग क्या की गई, अब सीए है, उसको एक्ट तो पता होगा, उसको पता था मैंने लिया, मेरे रिलेटिव ने लिया, मेरे पार्टनर ने इंडेप्टेड किया, तो क्या होगा, एलिजिबल हम नहीं होंगे। तो उसने क्या किया, अपने किसी पड़ोसी को बोल दिया, अपने किसी दोस्त को बोल दिया, प्लीज आई विल गिव फुल गारंटी, प्लीज इंडेप्ट जो भी है उधार सुधार ले लो उससे, ठीक है, तो मैं गारंटी दे दूंगा। वो क्या कह रहा है, गवर्नमेंट कह रही है भाई ऐसे नहीं चलेगा, बट कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं जो जेन्युइन हो, तो क्या बोल दिया, अगर इन एक्सेस ऑफ 1 लाख है तभी वो डिस्क्वालीफाई है, अप टू 1 लाख तक चलेगा। क्योंकि ये तो नहीं है ना कि 100 की 100% प्लानिंग हो सकता है किसी ने सच में ऐसा किसी को जरूरत हो और बंदे ने गारंटी दी हो, तो अगर अप टू 1 लाख है तो चलेगा। और इनडेप्टेडनेस क्या थी, अप टू 5 लाख। ध्यान रखो शेयर इंटरेस्ट का कितना एक्वायर अलाउड था, 1 लाख अप टू फेस वैल्यू, मेरे साथ साथ बोलो 1 लाख अप टू फेस वैल्यू। और उधार की बात हुई, इनडेप्टेडनेस की बात हुई, तो क्या हुआ, अप टू 5 लाख अलाउड है, अप टू 5 लाख अलाउड है, मोर देन 5 डिस्क्वालीफाई, गारंटी अप टू 1 लाख, 151 हमें अलाउड है। चलो तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, जो जो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, किससे किससे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये जो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा ऑडिटर बनने से, अगर ये सब केस में वो फॉल होता है तभी। चलो उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है अ पर्सन और अ फर्म, कोई पर्सन या फिर कोई फर्म हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी। एक बात बताओ, अगर किसी पर्सन का बिजनेस रिलेशनशिप है, बिजनेस रिलेशनशिप है मतलब लेन देन उसका कंपनी से चलता है, किस किस के साथ, देखो कंपनी के साथ, सब्सिडरी के साथ, होल्डिंग के साथ, एसोसिएट के साथ, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग के साथ। हमने पढ़ा था, ध्यान रखना वहां पे, ध्यान से देखना, वहां था सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, अब क्या आ गया, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी ऑफ सच
होल्डिंग भी आ रही है, मतलब मेरे किसी एसोसिएट है उसकी सब्सिडरी भी बीच में आ जाती है, उसके साथ भी बिजनेस रिलेशन है, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ध्यान रखना, ऊपर सब में क्या था, कंपनी था, ठीक है, कंपनी था, होल्डिंग था, सब्सिडरी था, एसोसिएट था, और उसके बाद इस होल्डिंग का एक सब्सिडरी था। अब क्या कर दिया, सब्सिडरी एसोसिएट की भी ऐड कर दी इन्होंने, किसमें, बिजनेस रिलेशनशिप वाले पॉइंट में। तो बिजनेस रिलेशनशिप अगर है तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। उसके बाद अब ये मैंने आपके लिए इतना ही लिखा है, कुछ क्या है, आर्म्स लेंथ पे होते हैं बिजनेस, अगर वो जेन्युइन है, नॉर्मल है, तो वो अलाउड हो जाते हैं। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना डेप्थ में जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यही अगर सीए स्टूडेंट को इफ आई टीच दिस, तो बहुत ज्यादा डेप्थ में इस पे 4 to 5 डेज लगते हैं। अगर सीए स्टूडेंट को ये चीज पढ़ाई जाए तो 4 to 5 डेज आई टेक एवरी एग्जाम्पल, एवरी पॉइंट का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जितना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है मैं उतना ही करा रही हूँ, प्लीज आप इतना ही अच्छे से कर लीजिए, आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। चलो उसके बाद, अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसका रिलेटिव, मान लो एक पर्सन है सीए, उसका रिलेटिव जो है वो डायरेक्टर है। मान लो हम कहते हैं ना, अरे यार आप इस कंपनी में प्लीज मुझे भी लगवा दो, सेम एज सीए नहीं कह सकता ऐसी कंपनी में अगर उसका कोई रिलेटिव या तो डायरेक्टर है या एम्प्लॉयमेंट में है। मान लो एक है सीए ए, उसकी उनकी क्या है, उसका कजन है बी, उसका कजन क्या है, या तो डायरेक्टर है एम्प्लॉय, हम उसको कह रहे भाई ऑडिटर लगवा दे मुझे, मैंने सीए की है प्लीज मुझे ऑडिटर लगवा दो। तो वो क्या कह रहा है, कोई ऐसा पर्सन जिसका रिलेटिव या तो डायरेक्टर हो, या फिर कंपनी के साथ एम्प्लॉयमेंट में हो, या फिर मैनेजरियल पर्सनल हो, तो क्या होगा, तो क्या होगा, वो अलाउ नहीं है। सिंपल सी बात है, हर पॉइंट को छानबीन करोगे तो यही समझ आएगा, इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना चाह रहे हैं। हर पॉइंट को छानबीन करके क्या समझ आ रहे हैं, दे वांट टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस, तो दैट जो भी ऑडिट है दैट कैन बी डन इंटीग्रली एंड इंडिपेंडेंटली। चलो ठीक है, क्या पढ़ा हमने, अगर कोई पर्सन, उसका रिलेटिव अगर कंपनी में या तो क्या है, डायरेक्टर है, एम्प्लॉय है, या फिर की मैनेजरियल पर्सन कौन से होते हैं, जो मैनेजिंग डिसीजंस में काम लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, कहीं और, या फिर अ पर्सन पार्टनर ऑफ अ फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑडिटर। एक सेकेंड, मान लो एक ऐसा पर्सन जो या तो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है कहीं पे, अगर कोई पर्सन कहीं पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, या फिर एक ऐसा पर्सन और पार्टनर है किसी फर्म का, उसके पास जो अपॉइंटमेंट है, जिस डेट पे उसको इस कंपनी का अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करना है, उस डेट पे वो ऑलरेडी मोर देन 20 कंपनीज का होल्ड कर रहा है, मतलब मोर देन 20 कंपनीज का वो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट उसने होल्ड किया हुआ है, और रीअपॉइंटमेंट ऑफ द होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज, एक सेकेंड, मान लो एक ऑडिटर है जिसको जिस दिन, मान लो कंपनी ए से मिस्टर ए को एबीसी लिमिटेड से ऑफर आया, जिस दिन इसके पास ऑफर आया, उसके पास ऑलरेडी मोर देन 20 कंपनीज के ऑडिट थे, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। मतलब मैक्सिमम कितना अलाउड हो गया, 20 अलाउड हो गया। क्या कोई भी टाइप की कंपनी हो, कंपनी तो बहुत टाइप की होती है, 1% कंपनी, डोरमेंट कंपनी नहीं, आगे इसकी हमें एक्सेप्शंस भी दी हुई हैं। उसने क्या बोल दिया, अगर ये कंपनी है तो चलेगा, कौन सी कंपनी है तो चलेगा, अगर 1% कंपनी है तो चलेगा, अगर डोरमेंट कंपनी है तो चलेगा, स्मॉल कंपनी है तो चलेगा, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है, इनको छोड़ के बाकी कंपनीज का मोर देन 20 नहीं होना चाहिए। मतलब मोर देन 20 तो है, एक्सेप्ट दीज कंपनीज, इन कंपनीज को छोड़ दो, फिर लिमिट देखो क्या 20 से ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि ये तो हमें एनी हाउ अलाउड होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। मान लो एक ऑडिटर है, उसके पास किसी कंपनी का ऑफर आया, तो जिस दिन उसने ऑडिट एक्सेप्ट करना था, अगर उस दिन उसके पास मोर देन 20 कंपनीज के ऑडिट हैं, तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। मान लो एबीसी लिमिटेड में, मान लो एबीसी लिमिटेड का मेरे पास ऑफर आया, या तो मैं कहीं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हूं तो भी मैं नहीं कर सकती। सेकंड, अगर मेरे पास ऑलरेडी, मान लो मेरे पास ऑलरेडी 12 कंपनीज की ऑडिट है,
12 तो नॉर्मल कंपनीज के, पब्लिक कंपनीज के ऑडिट है, प्लस प्लस 6 ऐसी कंपनीज हैं जिनका प्राइवेट कैपिटल लेस देन 100 है पेड अप शेयर कैपिटल, और 1% कंपनी है। अब एक बात बताओ, वैसे देखा जाए तो ये तो चलो 6 लगा लो, ये भी वैसे देखा जाए तो ये तो 24 कंपनीज होगी। जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा वो कहेगा नहीं 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 नॉट अलाउड, बट उसने क्या बोला, ओपीसी को हटा दो, 1% कंपनी को एक्सक्लूड कर दो, ऐसी प्राइवेट कंपनीज को भी एक्सक्लूड कर दो जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 100 करोड़ है, बाकी बच गए 12, तो वो एक्सेप्ट कर सकता है। थोड़ा डेप्थ में पढ़ना जरूरी है, और जितना जरूरी है मैं आपको उतना ही पढ़ा रही हूं। चलिए उसके बाद देखिए, अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ ऑफेंस। मान लो जो पर्सन खुद ही फ्रॉड में फंसा हुआ है, खुद ही फ्रॉड में फंसा हुआ है, वो क्या दूसरों का चेक, क्या दूसरों के एग्जामिन करेगा बुक्स को? गवर्नमेंट क्या मानती है, भैया तो खुद ही जेल में फंस के आया हुआ है, इसको क्या एग्जामिन करे? तो एक ऐसा पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड and a period of 10 years has not been elapsed, मतलब अगर 10 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं तो भैया वो मानते हैं कि सुधर गया होगा, अब उसको अपॉइंट कर लो। लेकिन अगर 10 साल नहीं हुए हैं उसकी कन्विक्शन की डेट से, जब उसको कोर्ट ने क्या किया था, कोर्ट ने कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस उसको डिक्लेयर किया था इन्वॉल्विंग फ्रॉड वाला, तो अगर 10 साल नहीं हुए हैं तो ये पर्सन यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। भाई जिसको खुद फ्रॉड में पकड़ा हुआ है वो किसी और कंपनी के फ्रॉड जाकर क्या पकड़ेगा? चलो, अ पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडर्स द सर्विसेज। अब हम पढ़ने वाले हैं, अगर कोई ऐसा पर्सन जो, एक सेक्शन है 144, मतलब एक ऑडिटर जो सर्विसेज 144 में दी हुई है वो बिल्कुल भी नहीं दे सकता। मतलब अगर आप कंपनी के ऑडिटर हो तो आप 144 वाली सर्विसेज नहीं दे सकते। अगर आप कंपनी के ऑडिटर हो तो आप 144 वाली सर्विसेज नहीं दे सकते। आप 144 वाली सर्विसेज नहीं दे सकते। अगर आप 144 वाली सर्विसेज दे रहे हो तो आप उस कंपनी के ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पे कंप्लीट हुआ ये सेक्शन। वैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया था, बट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी कि 144 में कौन कौन सी हैं, क्योंकि ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट, तो मुझे चाहिए कि मैं आपको साथ साथ लर्न कराऊं। मैं ओवरबर्डन आप लोगों को नहीं करना चाहूंगी। चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक द वीडियोस इफ यू आर रियली लाइकिंग इट, गिव मी थम्स अप एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर किसी को कोई भी डाउट है यू कैन मेल मी एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।